हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस में। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइएगा, पिछली क्लासों में हमने अध्ययन किया था उत्तर वैदिक सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की चर्चा की थी हमने। अब अगली जो हमारी ये की क्लास है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता की आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। अपने पास दो टॉप पॉइंट्स रहेंगे। इसके बाद में अपने वैदिक सभ्यता क्लियर हो जाएगी। फिर हम कल शुरुआत करेंगे अपने मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइएगा, तो चलिए अब है उत्तर वैदिक सभ्यता की आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं। तो साथियों देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य आधार था। आप एक चीज और पॉइंट करके लिख देना, एक चीज और नोट कर देना कि ऋग्वेद सभ्यता है, ठीक है। जो ऋग्वेदिक सभ्यता है उसका मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। फिर याद करो उत्तर वैदिक, फिर लिख दो साथियों उत्तर वैदिक सभ्यता है। जो उत्तर वैदिक सभ्यता है उसका मुख्य आधार है कृषि। मुख्य आधार क्या है साथियों? कृषि। समझ में आया ना? यहाँ पर है सभ्यता में, ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर पशुपालन, उत्तर वैदिक के अंदर कृषि। फिर एक काटक संहिता, एक संहिता है काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है और इन हलों को परिभाषा क्या है? लांगल कहते हैं। प्यारे साथियों, लांगल किसे कहते हैं? आपके सामने परिभाषा आ गई कि लांगल किसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखो, काटक संहिता के अंदर 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों को लांगल कहा जाता है। कि कौन सी संहिता में? काटक। सीधा पूछ ले कि लांगल किसमें, काटक किस संहिता में उल्लेखित है, तो काटक संहिता में। समझ में आया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कटाई व कृषि की चारों क्रियाएं, जुताई, बुआई, मड़ाई, देखिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कटाई तथा कृषि की चारों क्रियाएं कौन कौन सी है? कृषि की चारों क्रियाएं। तो देखिएगा साथियों, लिखते हैं कृषि की चारों क्रियाएं कौन कौन सी है? कृषि की चारों क्रियाएं, कृषि की चारों क्रियाएं। पहली कौन सी है भैया? पहली कटाई। समझ में आया? देखिएगा जुताई, 2 नंबर में बुआई, फिर 3 नंबर में कटाई, 4 नंबर में मड़ाई। सबसे पहले खेत को जोतते हैं, उसके बाद उसके अंदर बीज का रोपण करते हैं, इसके बाद में फसल की कटाई करते हैं, उसके बाद में उसकी मड़ाई यानी का उसका थ्रेशिंग करते हैं। समझ में आया? फिर देखिए, वैदिक ऋचाओं में लोग अब भी धन की कामना करते थे। लोग अब भी पशु की कामना करते थे। प्यारे साथियों, अब भी पशु की कामना करते थे। यहाँ पर पशु आएगा। लोग अब भी पशु की कामना करते थे। क्यों? क्योंकि पशु ही चल संपत्ति में, पशु की वृद्धि ही संपत्ति का मुख्य आधार था। चल संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? पशु कैसे थी भैया? चल संपत्ति। पशु एक चल संपत्ति थी। चल संपत्ति और अचल संपत्ति दो प्रकार की संपत्ति है। चल संपत्ति वह संपत्ति होती है जिससे विभिन्न परिस्थितियों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान अपने साथ में ले जाया जा सके, उसे चल संपत्ति कहते हैं, जैसे कि पशुपालन है। सेकंड की बात करते हैं कि अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो विशेष परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकती, उसे क्या कहते हैं? अचल संपत्ति कहते हैं। मुख्य आधार था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं। इस काल की मुख्य फसल थी जौ। इस काल की मुख्य फसल जौ के स्थान पर गेहूं हो गई थी। प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक सभ्यता के अंदर साथ में कंपेयर करते चलते हैं कि ऋग्वेद सभ्यता के अंदर
ऋग्वेद सभ्यता के अंदर, ऋग्वेद सभ्यता के अंदर मुख्य फसल कौन सी थी भैया? मुख्य फसल थी जौ। मुख्य फसल थी जो, जिसे यव भी कहा जाता था, जिसे यव भी कहा जाता। जबकि दूसरा पॉइंट कहता है उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा पॉइंट कहता है उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा पॉइंट कहता है उत्तर वैदिक सभ्यता का की मुख्य फसल, उत्तर वैदिक सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? उत्तर वैदिक सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? कौन सी हो गई भैया? गेहूं हो गई। जो के स्थान पर गेहूं हो गई है, सीधा पॉइंट नोट कर देना, ठीक है। फिर देखो चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रीहि नाम से हुआ है। पॉइंट लिख देना, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चावल का उल्लेख यजुर्वेद में किस नाम से उल्लेख हुआ है? यजुर्वेद में किस नाम से उल्लेख हुआ है? किस नाम से उल्लेख हुआ है? यजुर्वेद में किस नाम से उल्लेख हुआ है? किस नाम से उल्लेख हुआ है? वो है ब्रीहि। नाम कौन सा है? ब्रीहि नाम से इसका उल्लेख हुआ है। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, वैदिक आर्यों का चावल से प्रथम परिचय गंगा घाटी दोआब में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वैदिक काल जो था उसके अंदर चावल से लोगों का जो परिचय हुआ था वो हुआ था 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में गंगा घाटी दोआब के अंदर। किसके अंदर? गंगा घाटी दोआब के अंदर हुआ था। फिर देखिएगा, अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवेन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया था। हल और कृषि को सर्वप्रथम जन्म किसने दिया था? देखिएगा, हल व कृषि को सर्वप्रथम जन्म किसने दिया भैया? जन्म किसने दिया? पृथुवेन्य ने दिया। समझ में आया? हल और कृषि को अथर्ववेद में पृथुवेन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। अथर्ववेद में पृथुवेन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। प्यारे साथियों, एक चीज नोट की है आपने कि अथर्ववेद के अनुसार कृषि की शुरुआत सबसे पहले किसने की है? पृथुवेन्य ने की है। और पृथुवेन्य को कृषि का पहला अनुसंधान करता भी कहा जाता है। तो समझ में आया? नोट करना चीज महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है। चलिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा तथा यजुर्वेद में क्षीर कहा जाता है। देखिएगा, अन्न को ब्रह्मा किसके अंदर कहा गया है भैया? अन्न को ब्रह्मा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। किस उपनिषद में? तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर अन्न को क्षीर किसमें कहा है? अन्न को क्षीर किसमें कहा है भैया? क्षीर किसमें कहा है? सीधा लिखा है यजुर्वेद के अंदर। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, आपको पता ही है। फिर 4 प्रकार के मर्दभांड परंपराएं प्रचलित थी। पहली है काले और लाल मर्दभांड, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर काले, ओनली ब्लैक। चित्रित धूसर मर्दभांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता। फिर लाल मर्दभांड ज्यादा प्रचलित थी। लाल मर्दभांड सबसे ज्यादा प्रचलित थी। तो मर्दभांड में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा था भैया? लिखा है लाल मर्दभांड। कौन सा मर्दभांड? लाल मर्दभांड सबसे ज्यादा प्रचलित था। सबसे ज्यादा प्रचलित मर्दभांड कौन सा था? लाल मर्दभांड प्रचलित था। अब देखिएगा, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। आगे परवर्ती हड़प्पाकालीन वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मर्दभांड कुरुक्षेत्र भगवानपुरा से मिलते थे। कुरुक्षेत्र भगवानपुरा हरियाणा के अंदर। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा के अंदर।
ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है। भगवानपुरा के अंदर हड़प्पाकालीन वस्तुओं के साथ चित्रित दूसरा मर्दभांड की मर्दभांड मिलते हैं। पहला, भारत में मुख्यतः चार प्रकार की मर्दभांड परंपराएं, चार प्रकार की मर्दभांड परंपराएं, वो चार प्रकार के मर्दभांड मिली है, ये चार प्रकार की मर्दभांड परंपराएं मिली है साथियों। कंफ्यूज मत होना। पहली गैरिक मर्दभांड, पहली है गैरिक मर्दभांड, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। गैरिक किससे संबंधित है भैया? गैरिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, चारों चीज लिखेंगे। दूसरी कृष्णलोहित ऋग्वेदिक सभ्यता, किससे भैया? ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। चित्रित धूसर मर्दभांड उत्तर वैदिक काल, किससे? उत्तर वैदिक काल से। किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। फिर बात करते हैं चौथा, उत्तरी काली चमकीले मर्दभांड मौर्य काल के आसपास। यह है मौर्य काल के आसपास, यह मौर्य काल। प्यारे साथियों, गैरिक मर्दभांड सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर कृष्णलोहित है ऋग्वेद की। चित्रित धूसर मर्दभांड उत्तर वैदिक सभ्यता के। उत्तरी काली चमकीले मर्दभांड मौर्य काल के आसपास। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ और लोहे को श्याम अयस्क कहते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे को क्या कहा जाता था? लोहे को क्या कहते थे भैया? श्याम अयस्क कहते थे। लोहे को श्याम अयस्क कहते थे, श्याम अयस्क, पता है। और तांबे के साथ साथ में लोहे का भी व्यापक क्षेत्र में प्रयोग हुआ था, क्योंकि लोहे की खोज हुई थी 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतर्जित खेड़ा वर्तमान एंटा जिले में। उत्तर प्रदेश के अंतर्जित खेड़ा वर्तमान एंटा जिले के अंदर लोहे की खोज हुई है। और जब लोहे की खोज हुई इसी काल में, तो आपको पता है नई चीज की खोज हुई तो व्यापक क्षेत्र के अंदर इसका प्रयोग होने लगा, खोज होने लगी। समझ में आया? चलिएगा, श्याम अयस्क आ गया है। चलिएगा अगला लोहे के प्रयोग ने, कौन से? कि लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए और लोहे द्वारा वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने तथा लोहे के फाल द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली है। प्यारे साथियों, देखा होगा आपने, इस प्रकार की एक चीज बनी होती है, इस प्रकार की एक चीज बनी होती है, इस प्रकार की एक चीज बनी होती है। तो देखिएगा, इस प्रकार की चीज के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, तीखा, ये ठीक है, और ये पकड़ने के लिए होता था। इसे कहते थे हल। प्यारे साथियों, मुख्य चीजें कृषि योग्य भूमि बढ़ाने में कैसे भूमि बढ़ाते थे? एक घना जंगल है, घने जंगल को कुल्हाड़ी की सहायता से, तलवार की सहायता से, कुल्हाड़ी और तलवार की सहायता से क्या किया? उस जंगल को साफ कर दिया, जंगल को काट दिया और काट कर उस जगह कृषि योग्य भूमि बनाई। कृषि योग्य भूमि बनाने से कृषि क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र में कृषि हुई, जिससे क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन आए, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन परिवर्तन आए भैया, चेंजेस आए, क्रांतिकारी परिवर्तन आए। और याद रखना कि लोहे के फाल द्वारा गहराई पर, अब ये जो फाल है ना, ये बहुत तीखा था, यह भैया लोहा है, बहुत तीखा था, और तीखे फाल से क्या हुआ था? गहराई तक, ये जमीन है इसकी गहराई तक खुदाई होती थी। जब गहराई तक खुदाई होती थी ना, तब क्या होता था? कृषि अलग ही उपजाऊ होती थी, भूमि उपजाऊ हो जाती थी, उपजाऊ भूमि होने से क्या हुआ भैया? व्यापक क्षेत्र में इसे चलाने में मदद मिली, कृषि उपज बढ़ी। क्या बढ़ा? कृषि उपज बढ़ी। तो प्यारे साथियों देखिएगा, व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। किसे कहा जाता? व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। और श्रेष्ठी का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। श्रेष्ठी का उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो लिखिएगा, श्रेष्ठी का जो उल्लेख कहां पर मिलता है? श्रेष्ठी का उल्लेख कहां पर मिलता है भैया? श्रेष्ठी का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। कहां पर मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है।
हल को क्या कहा जाता था भैया? कृष्ण अयस्क कहते थे। हल को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। हल को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। अब आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वैश्य को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वैश्य को अन्यस्य बलिकर्त कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार एक मुख्य चीज आई है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर क्या है? वैश्य को अन्य से बलिकर्त कहते हैं दूसरों का बलि देने वाला, 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 दूसरों का बलि देने वाला कहा गया। क्या कहा गया? दूसरों का बलि देने वाला। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है। इस काल में आर्य लोहे और तांबे के अतिरिक्त सोने और चांदी और टिन शीशा आदि धातुओं से परिचित थे। धातुएं कौन कौन सी थी प्यारे साथियों? धातुएं देखिएगा, धातुएं कौन कौन सी थी? लोहा था और तांबा था। लोहा, तांबा, सोना, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टिन और शीशा सभी धातुओं से परिचित थे। प्यारे साथियों आगे देखिएगा। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है और माप की इकाई निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी, शतमान चांदी की मुद्रा थी। निष्क क्या थी भैया? लिख दीजिएगा, निष्क स्वर्ण मुद्रा थी। निष्क एक स्वर्ण मुद्रा थी। और क्या है भैया? और है शतमान चांदी की मुद्रा थी। गाय व निष्क लेन देन का माध्यम और वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। व्यापार किसके द्वारा होता है? अब भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर भी जो व्यापार होता था वो बैरिटर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। बैरिटर सिस्टम से क्या समझते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, कि कोई भी वस्तु दी और दूसरी वस्तु लेकर गए। समझ में आया? अगला और अभी चलते हैं सीधा धार्मिक जीवन। सीधा कौन सा जीवन भैया? धार्मिक जीवन। किसका है भैया? उत्तर वैदिक काल का। किसका है? उत्तर वैदिक काल का। किसका है? उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। प्यारे साथियों चलते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान व कर्मकांडों में वृद्धि हुई और यज्ञ में अधिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। और ऋग्वैदिक देवता इंद्र थे, वो वह अग्नि थे, उसका महत्व कम हो गया था तथा प्रजापति ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में पूजा जाने लगा। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों व यज्ञ कर्मकांडों की क्या हुई? वृद्धि हुई। और यज्ञ कर्मकांडों की वृद्धि हुई तो पुरोहितों की आवश्यकता ज्यादा होने लगी। जब पुरोहितों की आवश्यकता ज्यादा होने लगी तो पुरोहितों ने इसे अपना एक व्यक्तिगत अधिकार समझ लिया। उन्होंने इस अधिकार को मितव्ययी प्रयोग शुरू कर दिया। और जब उत्तर वैदिक सभ्यता पूरी होती है इसके बाद में धार्मिक आंदोलन शुरू होंगे। कारण क्या होगा? मध्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन शुरू होंगे। उसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि उन्होंने क्या किया? इस धार्मिक आडंबरों और यज्ञ कर्म कांडों पर अपना एक अधिकार से समझ लिया। तब इन्होंने क्या किया कि इसका खंडन करने के लिए क्षत्रिय वर्ग आगे निकला और इन्होंने इसका खंडन किया और अपना एक धार्मिक आंदोलन का बेड़ा चलाया। 62 संप्रदाय हुए थे उसके अंदर, जिसके अंदर 2 संप्रदाय जैन धर्म और बौद्ध धर्म आगे बढ़े थे, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर देखिएगा, इंद्र व अग्नि का महत्व कम हो गया। अब किसका महत्व कम हुआ है? इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया भैया। इंद्र व अग्नि का महत्व कम हो गया। अग्नि का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। तो भैया अब ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है? ट्रेंडिंग में ब्रह्मा जी चल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या थे भैया? सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के निर्माता थे। ब्रह्मा जी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भैया। ब्रह्मा जी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, सर्वोच्च स्थान मिला पशुओं के देवता रुद्र। जो रुद्र थे
वो उत्तर वैदिक काल के देवता, ऋग्वेदिक काल में थे पशुओं के देवता। ऋग्वेदिक काल में जो पशुओं के देवता थे वो उत्तर वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या हो गए, रुद्र शिव हो गए, रुद्र शिव के अंदर कन्वर्ट हो गए और सृष्टि के सहारक बने, सृष्टि के सहारक बने, सृष्टि के सहारक बने। फिर देखिएगा, फिर विष्णु सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। फिर विष्णु सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। फिर विष्णु जी है, ये जो विष्णु जी है, विष्णु जी है, ये सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे, सृष्टि के संरक्षक के रूप में। अब देखिएगा तीनों चीज हो गई, तीनों चीज, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, सृष्टि के सहारक, सहारक कौन है भैया, जो ऋग्वेदिक सभ्यता के रुद्र थे वो पशुओं के देवता अब उत्तर वैदिक काल के क्या बन गए, सहायक, सहारक बन गए। फिर विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक बन गए, सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के पालनहार बन गए। समझ में आया, के रूप में पूजे जाने लगे, के रूप में पूजे जाने लगे। तो ये अपनी थी आज की क्लास, जिसके अंदर हम ऋग्वेदिक सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीजों की हमने चर्चा कर दी है, सभी चीजों की चर्चा कर दी है। इसी के साथ हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और फिर अगली क्लास में होगी हमने प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, उनके होने के कारणों को जानेंगे, किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़े थे और जैन और बौद्ध ही आगे क्यों बढ़े थे, 62 संप्रदाय थे उसके अंदर 60 संप्रदाय कहाँ गए थे, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो साथियों मेरा साथ बनाए रखिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, आपका अपना चैनल है हिस्ट्री क्लासेस के अंदर मैं सभी हिस्ट्री के अंदर आपको फ्री में क्लियर कराऊंगा, समझ में आया, और कभी कहीं पर भी पैसे बर्बाद करने की जरूरत आपको नहीं है। तब तक देखते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद। यस।